हम मिले ना मिले, हम रहें ना रहें, पर रहेंगी सदा यहाँ हमारी निशानियां। नमस्कार, 89.6 एफएम के अपने पॉडकास्ट दी अनटैंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी आरजे डॉक्टर तन्वी, और आज जो ये पंक्तियां मैंने बोली हैं, सुनाई हैं, ये हमारे आज के गेस्ट के लिए बिल्कुल फिट बैठती हैं, क्योंकि हमारी आज की गेस्ट वो हैं जिन्होंने गोंडा को देश के सबसे डर्टीएस्ट सिटीज के पायदान से मुक्त कराया, यानी कि इस उपाधि से उसे मुक्ति दी। तो आज की हमारी गेस्ट हैं none other than Mrs. Neha Sharma, ma'am. Thank you. Welcome, ma'am. Thank you so much. It's so nice to have you in our studio today. बहुत अच्छा लग रहा है। और मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने 2 साल का अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया और उसके तत्पश्चात आपको प्रमोट करके लखनऊ भेजा जा रहा है। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू, मैम। थैंक यू। सबसे पहला सवाल मैम, कैसा लग रहा है? कुछ छूट रहा है और कुछ नया पाने जा रही हैं, तो गोंडा छोड़ते हुए और कुछ नई एक दिशा की ओर अग्रसर होते हुए कैसा महसूस हो रहा है? देखिए तन्वी, बहुत कुछ छोड़ रही हूँ इंक्लूडिंग यू, तो एक भावनात्मक पल तो है ही, लेकिन साथ ही साथ में एज यू नो हम लोगों की जर्नीज, आप खुद उस जर्नी से गुजरते हो, तो ये तो मतलब एक पड़ाव है, और इस पड़ाव को छोड़कर एक नए पड़ाव की ओर मूव कर रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी है, प्रदेश स्तर की जिम्मेदारी है, तो निश्चित जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसको शायद एक और मैग्नानिमिटी के साथ में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो उस लिहाज से तो एक ऑप्टिमिज्म है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक इमोशनल जर्नी तो मेरे लिए रहा है गोंडा, क्योंकि यहाँ पर न केवल कार्य की जो वो थी, चैलेंजेस थे, उस तरीके की चीज़ें तो थी ही, साथ साथ में लोगों के साथ भी जुड़ाव हुआ, और आप लोगों के साथ तो बहुत ही भावनात्मक रूप से हम बहुत ज्यादा। इसलिए आप जा रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई अंग जा रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बहुत ज्यादा आपके साथ एक जुड़ाव था, है और हमेशा रहेगा। और बहुत सालों से हम भी हैं, बट ऐसा कोई नहीं हमने देखा। इट्स म्यूचुअल एंड आई डीपली रेसिप्रोकेटेड, क्योंकि ये सेंटिमेंट जो है वो कहीं ना कहीं पर वो बॉन्ड्स जो हैं वो बन जाते हैं। आई थिंक गॉड की देन है ये, तो वी वर डेस्टिन्ड टू मीट। लेकिन गोंडा में इतनी अच्छे संस्मरण रहेंगे, इतनी अच्छी जर्नी रहेगी, इतने मेमोरेबल मोमेंट्स होंगे, इतना कुछ कर पाने के लिए स्कोप होगा, वर्क वाइज, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, हर तरीके से मैं अपने आप को एक एनरिच्ड इंडिविजुअल के रूप में यहाँ से इस यात्रा को आगे दूसरे पड़ाव पे लेके जा रही हूँ। बिल्कुल मैम, और मुझे पूरा विश्वास है कि वहां पे भी आप नए स्टैंडर्ड सेट करेंगे, जैसे आपने गोंडा के लिए सेट किए हैं नए स्टैंडर्ड्स, और गोंडा को नेशनल न्यूज में पॉजिटिवली पहुंचाया है। ये बात हमने कई डॉक्यूमेंट्रीज में और कई वीडियोस में देखी कि किस तरह गोंडा जो है वो तब्दील हुआ है, एक स्वच्छ और सुंदर जिला बना है। तो मैम, मैं ये पूछना चाहूंगी कि कौन से ऐसे छोटे छोटे और बड़े कदम हैं आपने उठाए जिसने गोंडा में ऐसी तब्दीली लाए, जो गोंडा को स्वच्छ और सुंदर जिन्होंने बनाया। और मैं माफी भी चाहूंगी ये कहने के लिए कि ऐसा क्या था जो आपने किया जो शायद पुराने जिलाधिकारी चूक गए करने से। थैंक यू फॉर दैट लिटिल बायस तन्वी। हम लोगों की एक जो बॉन्डिंग है वो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को इस तरफ लेके जा रही है, लेकिन डेफिनेटली मैं जो एक ट्रांसफॉर्मिंग गोंडा की एक जो ये जर्नी थी, उसमें सबसे पहली चीज मैंने जो सोचा था कि कुछ परसेप्टेबल चेंजेस हम लोग लाएं। वो परसेप्टेबल चेंजेस बहुत छोटी छोटी चीजों से ही आते हैं, लेकिन इट फेल्ट ग्रेट व्हेन स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन कमिंग टू फॉर वेकेशंस, जो घर आते थे गोंडा, तो वो कहते थे कि मम्मी हम 6 महीने, मतलब जो मेरे इंटरेक्शंस हैं कई लोगों से, वो बताते हैं कि उनके बच्चे जब बोर्डिंग स्कूल से वापस आए तो उनको लगा कि अरे हमारा शहर तो अच्छा लग रहा है, यहाँ पे यहाँ की दीवारें कुछ कह रही हैं, यहाँ एक जो चेंज है
वो शायद छोटे से इंटरवेंशन से ही हुआ, चाहे वो वॉल पेंटिंग्स के माध्यम से हुआ हो, चाहे वो वेस्ट टू फ्लावर गैलरी है, या हमारा जो गेटवे टू स्वच्छता है, तो कुछ कबाड़ से जुगाड़ वाला जो एक वो रहता है। एंड आई थिंक बीइंग अ वुमन इट केम नेचुरली कि चीजों को ठीक से अरेंज किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए, और वो ऑर्गेनाइजेशनल जो कैपेबिलिटी होती है वो तो इनहेरेंट होती है, इनेट होती है। से जुगाड़ इज लाइक ये किया आपने। तो कबाड़ से जुगाड़ का जो एक वेस्ट टू वंडर वाली स्थिति है वो लेकर आने का, जापानीज भी ये करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो जापानीज करते हैं इस तरीके की चीज। और कोई भी चीज हम लोग अपने ट्रेडिशन में भी अगर पीछे मुड़कर देखें तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे भारतीय संस्कृति में भी ये चीजें बहुत हैं। हम देखते थे कि पहले थैले में ही लोग जा करके सब्जियां लेते थे, पॉलिथीन का कल्चर नहीं था। जो तकिए के गिलाफ होते थे या रजाइयों के गिलाफ नानी वगैरह जो बनाती थी, नानी कहती थी अक्सर आपको हमने ये सुना है कहते हुए नानी कहती थी। यस, सो दैट ऑल्सो रन्स इन द फैमिली। एंड एक जो मेटर्नल इंस्टिंक्ट होती है, एक जो शायद एज अ लेडी इट फ्लोज की बहुत चीजें आप अपने घर से भी पिक करते हो, वो एक कंडीशनिंग जो होती है, इट नेवर गोज अवे। तो वो टीचिंग्स वो कहीं ना कहीं पर आप कितना भी पढ़ लो, एकेडमिकली आप साउंड हो जाओ, लेकिन आप इफ यू आर रूटेड इनटू योर ट्रेडिशन, इनटू योर फैमिली वैल्यूज, वो रिफ्लेक्शन होने लगता है। जाता है। मैं आपके मैम घर भी आई हूँ कई बार और मैंने देखा है कि आपने डीएम आवास को भी बहुत खूबसूरत बनाया हुआ था। मैंने भी काफी डीएम आवास देखे हैं, पर इतना खूबसूरत डीएम आवास जिसमें आपका पर्सनल टच हर कमरे में था, बहुत ही खूबसूरत था। तो गोंडा ही नहीं, आपने गोंडा के मतलब सिर्फ मेन सड़क नहीं, आपने गोंडा के गली नुक्कड़ में भी सौंदर्यकरण और सफाई की है। थैंक यू। और इस माध्यम से कि इस चीज से ये मैसेजिंग भी है, ये एक तरह का एक कम्युनिटी एंगेजमेंट भी है, ये एक टॉकिंग पॉइंट है। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ये लगता होगा कि ये मेयर ऑप्टिक्स है, लेकिन दीज थिंग्स, इसका एक ऑप्टिकल इम्पैक्ट जब लोगों की साइट पे होता है, व्हेन इट इज अ टॉकिंग पॉइंट। तो आई थिंक जैसे अभी एलबीएस पे देखा होगा आपने, उन्होंने रेप्लिकेट किया, या हमारे ज्ञानस्थली में भी आप लोगों ने अभी मुझे जो वेस्ट टू फ्लावर का ये जो दिया है, तो आई फील इट व्हेन इट गेट्स इनटू अ टॉकिंग पॉइंट काइंड ऑफ मोड, तो हर कोई उसको बात करता है, उसकी रेप्लिकेबिलिटी है। दिस इज व्हाट वी वांट टू इंटेंड टू डू, कि लोगों के बीच में जन जागरूकता है। बिल्कुल मैम, जो जिले का नेतृत्व जिस दिशा में जाएगा, आई एम श्योर जिला भी उसी दिशा में अग्रसर होगा। राइट। सो मैम थोड़ी देर के लिए गोंडा से बाहर चलते हैं। तो आपका जन्म हुआ मैम छत्तीसगढ़ में? राइट, छत्तीसगढ़ में, मतलब मध्य प्रदेश में जन्म हुआ मेरा। और देयर इज अ प्लेस कॉल्ड करेली, ये नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में है जी। तो आई वाज बोर्न देयर। और उसके बाद फिर मेरी लार्जली जो शुरुआती दिनों की जो वो है पढ़ाई है, वो छत्तीसगढ़ के कुछ जगहों पर हुई। उसके बाद फिर मैं ग्वालियर में, मुझे बोर्डिंग स्कूल में, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, यहाँ से मेरा इनिशियल जो पढ़ाई का वो है, वो शुरुआत वहां से हुई है जी। पर काडर आपको मिला उत्तर प्रदेश। तो मैम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जन्मी, वहां पली बड़ी, पढ़ाई की, और फिर यूपी काडर आपने चुना कि आपको अपनी रैंक से मिला, क्योंकि यूपी इज अ वेरी सॉट आफ्टर काडर। यूपी को बहुत लोग पाना चाहते हैं, बिकॉज ये हर तरह से एक बहुत अच्छा काडर है। यहाँ नक्सलिज्म से संबंधित समस्या भी नहीं है, और अदरवाइज भी बहुत अच्छा है, सेंटर के भी पास है। तो मैम ये काडर आपने कैसे चुना और या कैसे आपको आवंटित किया? ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि कहते हैं ना कि वो आपको लाइफ कम्स फुल सर्कल। तो मेरे भी यहाँ से रूट्स जुड़े हुए हैं। माय पेरेंट्स आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, माय ग्रैंड पेरेंट्स दे मूव्ड आउट ऑफ यूपी। और उसके बाद फिर मेरी फर्स्ट चॉइस मध्य प्रदेश था मेरी उसमें, बट माय सेकंड चॉइस वाज उत्तर प्रदेश। एंड इनसाइडर सीट्स की कुछ जो समीकरण होते हैं उसमें वो फिट नहीं हो रहा था, तो मेरा सेकंड ऑप्शन जो है वो मुझे अलॉट हुआ। सो दैट्स हाउ आई केम टू यूपी। और यूपी में आने के बाद जो होता है कि फिर आपने पूरा हाथों में उठा लिया यूपी को, आत्मसात कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल।
तो मैम आईएएस ऑफिसर्स के पीछे बहुत ऑरा होता है, इतना सो मच सो कि उनकी जो रोशनी होती है उसके सामने सब फीका लगता है, चाहे कोई भी कारण हो। पर हमने देखा है कि आपका जो एक व्यक्तित्व है वो बहुत हम्बल है, बहुत रूटेड है। चाहे आपके ऑफिस में, चाहे आपके घर में कोई छोटे तबके का व्यक्ति भी आए जो एक बहुत छोटी नौकरी कर रहा है, या कोई मिडिल क्लास आए, कोई अपर क्लास आए, रात बेरात भी मैंने सुना है कि आपको लोग कॉल कर देते थे किसी भी छोटी मोटी समस्या से संबंधित, और आप हमेशा उन्हें रिस्पॉन्ड करती थी। तो ये व्यक्तित्व आपने कैसे डेवलप किया? इतने साल सर्विसेज में अब आपको हो गए हैं, तो आपने कभी मतलब कभी ऊबी नहीं है आप इस काम से? कभी आपको लगा नहीं कि बहुत हो गया? जैसे शुरू में जब लोग आते हैं तो वो बहुत एक्साइटेड होते हैं अपनी सर्विसेज को लेके, मैं देश में कोई बदलाव लाऊंगा या लाऊंगी, मैं काम करूंगी, बट नेचुरली हर प्रोफेशन की तरह डाउन द लाइन हम थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं। बट आपको देख के लगता है जैसे आप अभी नई नई अधिकारी हैं। तो वेयर इज ऑल दैट कमिंग फ्रॉम? मतलब सो स्वीट ऑफ यू टू से दैट कि मतलब वो जज्बा जो है कहाँ से बरकरार रह रहा है। आई थिंक तन्वी, मुझे ये लगता है कि मैंने भी मतलब आई हैव गॉन थ्रू माई ओन साइकिल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि क्या किस तरह का OLQ या ऑफिसर लाइक क्वालिटी एज वी से हमें Yes. एकेडमी में जब ट्रेन किया जाता है तो वो क्या बेस्ट सूटेड होगा मेरे लिए। लेकिन अपना पाथ हम खुद ही फाइंड करते हैं एंड इवेंचुअली आई अंडरस्टूड कि जितना हम ऑथेंटिक रह करके अपने आप को काम में इमर्स करेंगे, अपने वर्क को अपनाएंगे, उतना ही हमारा जो डिलिवरेबल्स हैं या जो हमें वर्क एफिशिएंसी है वो उतनी बेहतर होगी। सो आई फाउंड कि जो काम जैसा मिल रहा था, तो मे बी यू कैन से कि इट इज माई इन माई नेचर कि काम को हाथों हाथ लेना, खुद ही हैंड्स ऑन जुट जाना, एज अ टीम ऑल्सो लेट्स जस्ट डू इट टुगेदर। छोटी छोटी चीजें भी आप हाँ, खुद आप नियंत्रण में रखती थी, खुद मतलब आप खुद अपने साथ में करना, मॉनिटर करती थी। राइट। सो इट्स नॉट जस्ट डेलीगेशन, इट हैज टू बी राइट अमाउंट ऑफ डेलीगेशन, बट इट हैज टू बी हैंड्स ऑन ऑल्सो, but at the same time it has to be done with a lot of heart, with a lot of your own self. Yes. So that emotive aspect of it doesn't lose sense. और दूसरी चीज ये है कि जब अपने आप को आप authentically इमर्स करके काम करते हैं तो डेफिनेटली जो रिजल्ट्स हैं वो जैसा आप चाहते हैं। और जब वो कहते हैं ना कि ओनली द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस, तो कहीं ना कहीं अपने आप को रख कर देखना कि मे बी अगर मैं उस साइड होती टेबल के तो मैं कैसे ट्रीट होना चाहती। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक एम्पैथी मैंने कहीं पढ़ा भी था कि द राइट काइंड ऑफ OLQ या जो एक बहुत सही प्रपोर्शन होता है वो होता है राइट मिक्स ऑफ करेज एंड कंपैशन। आप निर्भीक हो गए और आप में कंपैशन रत्ती भर का नहीं है, देन यू आर नॉट अ गुड ऑफिसर एट ऑल। सो दैट एफिशिएंसी कैन ओनली कम विद द राइट मिक्स ऑफ द टू। और जैसे आपने अभी कहा कि हाउ यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड, तो मैंने देखा है कि जब भी मैं आपसे मिली हूँ तो आपने हमेशा मेरे बारे में बात की है। जैसे ये बात मैंने अभी तक आपसे कही नहीं, पर जब भी आप किसी थर्ड इंसान से मुझे मिलवाती थी तो आप हमेशा ये कह के मिलवाती थी दैट शी इज डॉक्टर तन्वी एंड शी इज अ प्रोफेसर नारी ज्ञानस्थली एंड शी इज ऑल्सो एन RJ, विच इज जस्ट सो टचिंग कि मतलब आप हमेशा दूसरों के जो क्वालिटीज हैं उसको आप सामने लाती हैं और उनके अचीवमेंट्स को यू डोंट बी लिटिल, जबकि आपके अचीवमेंट्स के सामने ऑल दीज थिंग्स आर सो लिटिल, सो नहीं ये नेचुरली आप खुद ऑर्नेटेड हो इन सारी क्वालिटीज से एंड यू हैव carved an identity for yourself, तो वो डिजर्व करते हो आप। लेकिन डेफिनेटली मुझे ये लगता है कि हम एक दूसरे की शैडोज में तो नहीं, हमारी अपनी आइडेंटिटीज हैं अपनी, और वो आइडेंटिटी आपकी अपनी दिखती थी, झलकती थी, तो इसलिए इंट्रोड्यूस होता था। ये एक्चुअली अपने बड़े अचीवमेंट्स के सामने लोग बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की छोटी छोटी अचीवमेंट्स को इतना हाईलाइट करते हैं, और ये अक्सर हम देखते हैं चाहे वो कोई भी हो। तो मैम दैट्स कमेंडेबल अबाउट यू। तो मैम अब बात करते हैं आपकी फर्स्ट पोस्टिंग की। ट्रेनिंग की आपने बात करी, तो ट्रेनिंग से जब आप निकले तो फर्स्ट पोस्टिंग आपकी कहाँ हुई, और
फर्स्ट टास्क अगर आपको याद हो कि जो फर्स्ट टास्क आपको दिया गया वो क्या था? ओके, सो हम लोग ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग ऑल्सो वी हैव आवर एसडीएम असाइनमेंट. तो जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है, Yes, तो उस ट्रेनिंग में मैं एसडीएम सदर जॉइंट मजिस्ट्रेट गाजियाबाद थी. एंड एन इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट जो मुझे अच्छी तरह से याद है और फॉर विच आई गॉट माई बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर असाइनमेंट का भी मुझे अकेडमी में जो है वो अवार्ड मिला था. सो वी हैड दोज कैटेगरीज के अवार्ड्स के आप अपना टर्म पेपर लिखें, आपका जो एक्सपीरियंस शेयरिंग, हाँ एक्सपीरियंस शेयरिंग करें. तो मेरा जो असाइनमेंट था वो लॉ एंड ऑर्डर पे था. एंड इट वाज एन असाइनमेंट वेयर फादर एंड सन वर किल्ड और उनकी फ्रॉम अ माइनॉरिटी कम्युनिटी एंड उनको बिना पोस्टमार्टम और उसके दफन कर दिया गया था. सो now imagine Tanvi, I'm right out of college, just a year into training. And I've been asked कि वो bodies को exhume करना है, 7-day-old bodies. Yeah, so and that was your first task. That was my first task. Very difficult. Very difficult. I think it was you were chosen for it. I mean, and then there are the kind of issues that pertain to community issues, then the communal वो हो जाती हैं, tensions हो जाती हैं. So there was a lot of learning, there was so much of hesitation within my own self, but that break free moment, you have to do it, you have to own it, you have to think on the parallels कि आपको वो भी करना है जिससे आप अपनी इंटरनल लड़ाई लड़ रहे हो कि आपको ये करना है. Seeing a child, who was killed and that body exhumed after 7 days. और उसके बाद आपको साथ साथ में वहाँ का जो टेंशन है उस माहौल को भी डाइल्यूट रखना है, आपको कम्युनिकेशन भी ठीक रखना है. एंड देन a lot was involved. So that was my I hats off to my DM who thought I was apt for that situation. लेकिन वो उन्होंने मुझे कराया था. मतलब सिर्फ बॉडीज को एग्ज्यूम करना इज इन इटसेल्फ वेरी डिफिकल्ट मैम. और उसके बाद फिर पोस्टमार्टम हुआ एंड द एंटायर नैरेटिव चेंज क्योंकि इनिशियली इट वाज लाइक दे मेट एन एक्सीडेंट बट न्याय दे सके हम उनको. 7 days के बाद जब बॉडी एग्ज्यूम हुई, पोस्टमार्टम हुआ तो बुलेट इंजरी थी. एंड उसके बाद फिर तो सारी चीजें बदल गई. द एंटायर नैरेटिव वाज डिफरेंट. यस. So just imagine, congratulations to you even today, like for doing it successfully. I mean, that's big. That's really big. I did not know. I just out of nowhere, I thought, let me ask her this, but I really did not know that it was. I could not sleep for 2 days, 2 nights. I mean, because of so much we had seen, and I was barely 25. So I thought कि मतलब कितना आप अफेक्ट भी होते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. आप थोड़ा सा थिक स्किनिंग होती है बट देन यू गेट अफेक्टेड दैट सच अ स्मॉल चाइल्ड इज डेड, हिज फादर इज डेड, नाउ द वाइफ इज लेफ्ट टू फेंड फॉर हर ओन. बहुत सारी चीजें. That's difficult, and that too when the father was killed, it seems. They were killed for property. His own brothers had done it. Just imagine, मैम, इतना कुछ होता है जो एक आम इंसान की नज़रों में नहीं होता है. हम लोग ये सिर्फ मूवीज में देखते हैं और हमको लगता है कि होता होगा, कहीं होता होगा. सही बात या है. फिर सिर्फ स्टोरीज हैं, बट हमें नहीं पता कि हमारे ही जिलों में छोटी छोटी जगहों में भी ये आप लोगों के, आप जैसे अधिकारियों के लिए ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं. आप लोग इससे कैसे जूझते हैं और फिर सक्सेसफुली यू कम आउट ऑफ इट. इट्स बिग, इट्स रियली बिग मैम. तो मैम अगर मैं आपसे पूछूं कि एंटायर अभी तक की सर्विसेज में, क्योंकि मुझे ये भी आपने बताया कि दिस इज़ योर लास्ट डीएमशिप, राइट. एंड जब हम बचपन से पढ़ते हैं तो जब हम आईएएस की सोचते हैं तो सबसे पहले हम डीएम सोचते हैं. मतलब बच्चे तो कई बार ये भी कहते हैं, हाँ बिल्कुल सोचते हैं, बिल्कुल. हाँ बिल्कुल. तो मैम इतनी सारी डीएमशिप्स आईएएस का सिनोनिम ही होता है कि कलेक्टर बनेंगे, डीएम बनेंगे. तो मतलब लोगों के लिए आईएएस मींस कलेक्टर मेनली. राइट. तो मैम इतने सारे जिलों में सक्सेसफुली आप कलेक्टर रहे और उससे पहले भी आपने एसडीएमशिप्स भी टेन्योर सर्व किया. आज तक की सबसे चैलेंजिंग घटना या सबसे चैलेंजिंग पल जब आप 2-3 दिन तक ना घर पे ध्यान दे पाई. यू आर अ मदर ऑफ 2 children.
और बहुत सक्सेसफुली आप उन्हें बहुत अच्छे संस्कार भी दे रही हैं। मैं उनसे दोनों से मिल चुकी हूँ, बहुत प्यारे बच्चे हैं। पोएम आर्या ऑल्सो इज अ नेम एंड Yes. अधिराज, Yeah. बहुत ही प्यारे बच्चे, बहुत ही स्वीट, सो मच सो कि मैं अब अटक गई हूँ वहीं पे। तो जैसे हम लोग वो उस मोड में चले गए हैं when 3 of them are playing around विनाया, डेफिनेटली मैम, बहुत ही प्यारे बच्चे, बहुत ही अच्छे संस्कार, मतलब हर तरह से विश करना, और जो एम्पैथी आप में देखी जाती है वही एम्पैथी खासतौर से आपकी डॉटर में दिखती है कि वो कैसे छोटी छोटी बातों पे लोगों के लिए दुखी हो जाती है। तो मैम सबसे चैलेंजिंग टास्क आपके पूरे टेन्योर का अभी तक, since it's a new journey that you are beginning, Yes. and Gonda was your last DMship, तो अभी तक का सबसे चैलेंजिंग पल सर्विसेज का। ओके, दिस वन इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि सिर्फ एक कोई मुझे लगता है कि बोल पाना मुश्किल होगा, लेकिन देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस। एक मतलब एक दो में इफ़ आई कैन ऐड 1 or 2। एक तो बहुत चैलेंजिंग था, एक कम्युनल टेंशन कानपुर नगर में जो हुआ था। सारी वीआईपी विजिट्स थी उस दिन, ऑनरेबल पीएम, ऑनरेबल सीएम, बहुत सारी विजिट्स थी। और उस विजिट में यू आर बिजी गेटिंग द विजिट डन, एंड ऑन द बैक एंड आप देख रहे हैं कि शहर के बीच में स्टोन पेल्टिंग हो गई सडनली, 2 कम्युनल ग्रुप्स आर इन्वॉल्व, एंड देन at just 11th minute, me and my counterpart उस टाइम जो CP सर थे, we were on the field जहाँ पर ये riots हो रहे थे, and in the middle of the riots, I think वो सबसे ज़्यादा आपके लिए वो होता है, क्योंकि a body protector, a helmet, anything is there, but आप बहुत सकरी गलियों से निकल रहे हैं, a bullet can just hit you anywhere, and उस टाइम not for a second we were thinking that, we were just wanting कि ये जो पूरा riot like situation है ये कंट्रोल हो, जो राइटर्स हैं उनको ठीक सबक सिखाया जाए, और बहुत सारी चीज़ें मतलब उससे एम्पलीफाई ना हो, क्योंकि द प्रेसिडेंट की भी विजिट थी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट वाज आल्सो देयर, सो देयर आर 2 चैलेंजेस हैपनिंग। विजिट तो मैम अपने आप में एक डिफिकल्ट एक पूरा बिकॉज मोस्ट ऑफ ऑल द ऑफिसर्स एंड ऑल आर इन्वॉल्व्ड, एंड वो सारे लोग वहाँ पे ड्यूटी में हैं, और शहर के बीचों बीच ये राइट्स हो जाए, तो वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, लेकिन वी कुड टेक होल्ड ऑफ द सिचुएशन इन 15 minutes टाइम, एंड बहुत मैं उसको एक ऐसी जर्नी मानती हूँ अपनी, जो मतलब जिसको मैं काफ़ी डिफ़िकल्ट भी देखती हूँ, लेकिन एक सक्सेसफुली उसको कंट्रोल करने की जो एक अपनी शायद कहीं छिपी हुई एफिशिएंसी थी, वो कहीं ना कहीं निकल कर आई। यस, सो या इट वाज देयर, एंड उसके बाद उसको किस तरह से एम्पलीफाई होने से बचाना है, तो तुरंत सारे डिपार्टमेंट्स को लाइन अप करना, नगर निगम से जो स्टोन पेल्टिंग हुई थी उन स्टोन्स को हटवा करके ट्रैफिक को नॉर्मल करना, बिकॉज a situation like that, if it just is there for another 30 minutes or an hour, तो उसके विजुअल्स भी अपने आप में बहुत कुछ और बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट और बहुत ड्रेडफुल सेंटिमेंट भी लोगों के बीच में भय व्याप्त करते हैं। सो आई वांटेड टू कंट्रोल दैट नैरेटिव ऑल्सो, कि इस तरह की चीज़ अगर हुई है तो वी आर कमिंग हैवी ऑन देम, एंड वी आर रिस्टोरिंग नॉर्मलसी इन just an hour's time. We are putting everything in place, back in place. Kudos to you, ma'am. Kudos to you. That's not possible. Thank you. I mean, 15 minutes and you did, and क्योंकि जहाँ तक मैं भी देखती हूँ, even if one dignitary visits, जैसे सिर्फ CM भी विजिट कर रहे हैं, तो भी बहुत सारा तामझाम होता है, और बहुत सारी चीज़ें you have to follow the protocols, और यहाँ पे they were like more than one. Yes, even the president was coming, and उस समय पे communal riot का outbreak, तो यानी कि आप यहाँ से बहुत strong हैं। And I was about to come to that also. You've really beaten the norm of कि जैसे कभी कभी ये नॉर्म भी फ्लोट करने की कोशिश की जाती है कि विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स आर स्लाइटली वीक, कि उनके हाथ पैर फूल जाते हैं जब एक्चुअली में सिचुएशन आती है कुछ करने की। तो आपने वो नॉर्म ब्रेक किया है, और एक बार नहीं कई बार ब्रेक किया है।
थैंक यू एंड आई थिंक इट गोज टू यू ऑल्सो बीटिंग द ma'am. नॉर्म। मतलब मुझे ये लगता है कि बीटिंग द नॉर्म का बहुत ही ये डेफिनेशन जो है ये इतना वाइड है। आई सी अ लॉट ऑफ लेडीज इन अ बेटर ऑफ पोजीशन जो पढ़ लिख गए हैं लेकिन वो सोसाइटी के उन एस्पेक्ट्स पर लोगों की हेल्प कर रहे हैं। आई सी यू डूइंग योर बिट, सो Ma'am, this मुझे is to लगता now है coming कि to be Newton's third law of action reaction. no, no, But thank absolutely. you so But much. being women, we should This- admire what the other one is Thank you, doing. definitely, ma'am. And मुझे Women लगता है should कि actually be like pulling the yes, others. yes, yes, Thank you. And this is what is torchbearer of the special cause. about you, which is not with also every woman. So this is more being a woman and a man thing. This is more, I think, a human aspect to it. This is more individual aspect to it. और मतलब शायद इसलिए आप अलग हैं, because it's not about being a man or a woman, and you are different. You are definitely very different, ma'am. Thank you. So, ma'am, जैसे मैं IAS ऑफिसर्स की बात कर रही हूँ, ऑरा की बात कर रही हूँ, तो कई जैसे जो आम लोग हैं उनके लिए IAS ऑफिसर्स आर लाइक इनको छू के देख लेते हैं और स्पेशली जब कोई जिलाधिकारी है और आपकी तरह है, गुड लुकिंग, ह्यूज, लाइक यू हैव दैट, यू देख के लगता है कि देयर समबडी कमिंग, तो मतलब कि इनको छू के देख लेते हैं, इनसे बात करके देख लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो फ्लोट होती हैं कि पता नहीं कैसे पढ़ी होंगी और क्या किया होगा। तो उनमें से एक मिथ है, पढ़ाई के बारे में तो मैं आपसे नहीं पूछूंगी बिकॉज बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हैं आपके कि आप कैसे पढ़ी, क्या पढ़ी, पर मैं ये पूछूंगी जैसे एक ये चीज़ फ्लोट की जाती है कि IAS ऑफिसर सामने वाले को सूंघ लेते हैं, भांप लेते हैं, हम जानते हैं कि आपके मन तक में क्या चल रहा है, तो क्या ये सच है? आपको ट्रेनिंग में ऐसा कुछ सिखाया जाता है और इट्स जस्ट मन घड़न थिंग लाइक? नहीं, कुछ तो ट्रेनिंग स्किल्स होन किए जाते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट मुझे लगता है कि ये वही मैं आई विल पिक इट अप फ्रॉम वेयर आई लेफ्ट कि कहीं ना कहीं अपनी इनर कॉलिंग को जगह देनी चाहिए। मैनी अ टाइम्स व्हाट वी डू, हम एक फसाड में एक सर्टेन वे ऑफ एक्ट करने में, सर्टेन वे ऑफ बीइंग एज एन ऑफिसर, यस, तो वो जो नॉर्म है उस नॉर्म से हम थोड़ा सा भी नहीं उठ पाते हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ हम अपनी सारी एबिलिटीज़ को उसमें दबा देते हैं। सो जो भांप लेना और सूंघ लेने वाली बात है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ जॉब है। अभी बहुत सारे लोग सामने आते हैं जिनके जो काम है जेन्युइन होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि इन द गार्ब ऑफ जेन्युइनिटी वो काम जो हैं वो ठीक नहीं भी होते हैं। सो एबिलिटी टू से नो टू देम, अ फर्म डिसाइसिवनेस तभी आप अचीव कर सकते हो जब आप चीज़ों को इंटरनलाइज कर सको और उस पर क्या आपका अल्टीमेट डिसीजन जो है वो किस तरह से पूरे उसको अफेक्ट करेगा। आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन वहीं पर झलकती है। तो वो आई थिंक स्किल जो है वो थोड़ा बहुत तो ट्रेनिंग से भी आता है, थोड़ा बहुत ओवर द ईयर्स आपको सीख के भी आता है। तो आई वुड से कि ये स्किल जो है वो काम आता है और वो बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। और जैसे जब IAS ऑफिसर्स की बात होती है तो अक्सर ये होता है कि पॉलिटिशियंस का बहुत प्रेशर रहता है और आप हमेशा, जैसे कि हम देखते हैं कि UPSC में भी ये सवाल पूछा जाता है कई बार इंटरव्यूज़ में, कई बार एथिक्स के पेपर में, कि यदि आपका जो सीनियर है या आपका पॉलिटिकल बॉस जो है वो आपको कुछ ऐसा करने को बोले जिसके लिए आपका मन तैयार नहीं है और आप जानते हैं कि गलत है, तो आप क्या करेंगे? तो कभी आपको डर लगा है, विदाउट डेफिनेटली टेकिंग नेम्स, कि कभी ऐसी स्थिति रही हो कि जहां आपको पता हो, आपका मन भी नहीं मान रहा हो कि मुझे ये नहीं करना है, पर ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हो? और मतलब बहुत बार इस तरह के सिचुएशंस आते हैं, इसमें देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट कि कई बार, क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिकल बॉस नहीं, एक ओपिनियन का डिफरेंस भी हो सकता है कि कई बार ओपिनियन और रूल से डिविएंट बिहेवियर, लेकिन की अपेक्षा कि मतलब हमारे लिए ये डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर लिया जाए। लेकिन फॉर मी आई फील कि मैंने कहीं पढ़ा था कि नेवर कट व्हाट यू कैन अनटाई। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उस चीज़ को इफेक्टिवली, ये भी एक एक्यूमेन है, दिस इज ऑल्सो अ स्किल वेयर यू हैव द एबिलिटी टू मेक द अदर पर्सन रियलाइज कि ये चीज़ सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, अल्टीमेटली आपके लिए भी बहुत गलत होने वाली है।
देर आर सर्टेन वेज ऑफ टेलिंग थिंग्स, यू नो. आप कई लोग इसको आउटराइटली बिल्कुल देर इज अ नो, तो दैट पर्सन, दैट पॉलिटिकल बॉस शुड नो कि इट वुड बी अ नो फ्रॉम मी. कोई चीज़ हम रूल के बियॉन्ड नहीं करेंगे, लेकिन उस चीज़ को ढंग से भी समझाया जा सकता है. एंड आई थिंक उस स्किल में अगर हमने कर ली महारत, कहीं ना कहीं उस स्किल को भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है. आई ऑलवेज टेल कि हमारी ट्रेनिंग में ये पार्ट जो है इसको भी पॉलिटिकल हमारा होता भी है, इसमें ट्रेनिंग का एक हिस्सा भी होता है कि आपको पॉलिटिकल जो आपका एटमॉस्फेयर है उसके साथ इंटरेक्शन, मीडिया इंटरेक्शन, देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ द ट्रेनिंग. तो उसमें ये एक एबिलिटी भी डेवलप होती है और करनी चाहिए भी, विच इज़ telling the right thing and the ability to make the other person understand that it is going to have implications far and wide, which are not correct, which will not have a good implication on their political well-being also. So I'm telling you ma'am, it's not just the training, I think it's आपका बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत तौर पे भी ये चीज़ है, and मे बी इसका श्रेय आपके माता पिता और आपकी अपब्रिंगिंग को जाता है. तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सोच के और इसका अनुभव करके कि गोंडा जो है वो एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में था जिसने गोंडा को एक माँ की तरह प्यार दिया, जिसने गोंडा को कभी समझाया, कभी उसको बुझाया, कभी उसको सख्ती से भी बोला, और फिर एंड में इस गोंडा को ये रूप दिया. तो बहुत अच्छा लग रहा है. ये तो बहुत बड़ी उपाधि है, लेकिन हाँ, भाव कहीं ना कहीं ऐसा रहा है. और उस भाव के साथ में यही बात थी कि सुधरने का मौका भी लोगों को दिया गया. जैसा आपने कहा कि जैसे एक बच्चे को किया जाता है, तो हम लोगों ने बहुत सारे चैलेंजेस, वर्क में चुनौतियां थी. यहाँ पर बाढ़ प्रभावित है ये एरिया, बहुत ह्यूज है डिस्ट्रिक्ट में, बहुत सारे स्टाफ की अंडर स्टाफिंग है. मतलब आप 4 तहसीलों में सिर्फ एक तहसील में तहसीलदार हैं. सो दैट मच ऑफ इतने लेगेसी इश्यूज हैं, पुराने इश्यूज हैं. यहाँ एक नहर का इशू लास्ट 13 इयर्स से चल रहा था, उसका 800 मीटर पैच नहीं खुद पा रहा था, उससे कितने हजारों हेक्टेयर जो लैंड था वो अनइरिगेटेड था. तो लेगेसी इश्यूज पड़े हुए थे. So I thought कि it gave me new dimension to my own personality also, कि इतने challenges, long pending challenges को deal करना, and then new turf altogether, जिसको if it's important नहीं ठीक. तो उसमें कहीं ना कहीं ये था कि एक आपको वो स्ट्रेट जैकेटिंग तो करनी थी बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन साथ साथ में बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि एक जो प्यूनिटिव साइड है या वो है, उसमें देर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स जहां आप जीरो टॉलरेंस रखते हैं, लेकिन देर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स जहां आप देखते हैं कि लोगों को अगर चेंज होने का मौका मिल सके, थोड़ा रिफॉर्म ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हो, तो वो भी प्रयास था मेरा कि यहाँ पे वो उस तरह से रिफॉर्म्स भी हम लोग दे सकें. बिल्कुल मैम, और आपने दिया है, बहुत कुछ आपने दिया है गोंडा को. आई एम श्योर यू ऑल्सो नो इट. तो मैम, अक्सर देखा जाता है कि डीएम के हाथ में तो सब कुछ है, स्पेशली यूपी जैसे कार्डर्स में जहाँ कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है, मतलब एटलीस्ट गोंडा में तो नहीं था, और लैंड रेवेन्यू है, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर भी आपके हाथ में है. तो कानून व्यवस्था एक और इंसान के हाथ में होती है जिले में, और वो होता है पुलिस हेड एसपी. बिल्कुल भाई. और अक्सर देखा जिनकी होम मिनिस्टर आप हैं, जिनकी होम डिपार्टमेंट ऑफ होम आपके द्वारा संभाला जा रहा है यहाँ पे. मैम कोशिश कर रहे हैं. नहीं. और तो मैम अक्सर देखा जाता है, थैंक यू आप कह रही हैं, ये पता नहीं वो कितना कहेंगे. तो मैम अक्सर देखा जाता है कि कई बार जिलों में भी डीएम एसपी में एक मतभेद हो जाता है. वहाँ पे डीएम और एसपी का कैसा कोऑर्डिनेशन था, और बाकी जिलों में भी कहीं आपको थोड़ा सा रफ पैच मिला हो, और मतलब क्या है आपका इस पे टिक? इस पर मेरा नजरिया जो है वो अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है वाला है. डेफिनेटली एक 2 स्तंभ जो होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट को रन करने के लिए, डीएम का एक पूरा महकमा है, देन पुलिस इन इटसेल्फ ह्यूज थिंग, और बहुत जिम्मेदारी का पद है पुलिस कप्तान एसपी साहब का. सो मेरे हिसाब से ये
कोऑर्डिनेशन इशू जैसी ट्रिवियलिटी में अगर हम अटक कर रह जाएं, मतलब तो जिले को जिस दिशा में लेके जाना है वो दिशाहीन हो जाता है। तो मैं तो बहुत लकी और फॉर्चुनेट मानूंगी कि मुझे सोच जो है आपकी, इसका सवाल का जवाब यही है, शायद इसीलिए ये नहीं, इसका केवल यही जवाब नहीं है। इस जवाब में कुछ और बहुत महत्वपूर्ण छिपा है। वो ये भी है कि आपको सामने वाला जो है, जो मेरे केस में यहाँ पर जो एसपी साहब हैं विनीत जी, उनकी भी मतलब इतनी एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग है सारी चीजों को लेकर, पकड़ है अपने सब्जेक्ट को लेकर, गो गेटर है, हैंड्स ऑन वाली जो स्थिति है कि खुद लाठी पकड़ करके मतलब मौके पे बंदोबस्त में लग जाना, एंड his practical approach to things, his meticulous understanding of his subject। और लॉ एंड ऑर्डर तो वही है कि आप अपने आंख नाक कान हमेशा खुले रखें, बी रिसेप्टिव टू, वही रिसेप्टिव एक्यूमेन भी बहुत लोगों में नहीं होता है, सामने चीजें घट रही होती हैं। और वो भी हमने वीडियोस देखी जब दुर्गा पूजा विसर्जन हो रहा था, और हमारे जो पड़ोसी जिला है बहराइच, उसमें इतना ज्यादा उपद्रव मच गया। बिल्कुल। तो हमने देखा कि किस तरह आपने और कप्तान साहब ने भी, दोनों ने हैंड्स इन हैंड करके उसको बहुत मुश्किल, और मैं तो कहूंगी उनका इसमें बहुत पूरा श्रेय है, क्योंकि वो रात दिन डटे रहे और एक भी मतलब जो कहते हैं ना, एक तिनका भी इधर से उधर नहीं होने पाया, तो बहुत बड़ा श्रेय है। और वो कम्युनिकेशन भी बहुत ओपन चैनल जो रहता है एक कम्युनिकेशन का, कई बार बहुत सारी, मैं ट्रिवियलिटी वर्ड मैंने इसीलिए यूज किया कि बहुत छोटी छोटी चीजों की वजह से ईगो हैसल्स शुरू होते हैं। और वो कम्युनिकेशन ओपन रखना, हर चीज की एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप्ड रखना, और एक सब्जेक्ट को अप्रोच करने का तरीका मुझे लगता है हम दोनों का सिमिलर था। तो वो ओपिनियन में डिफरेंस भी नहीं हुआ, क्योंकि ही ऑल्सो हैड एन अप्रोच जहां वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड की तरफ चीजों को लेके जाते थे, rather than polishing the egos, rather than further complicating things की उसको प्रोसीजरल उसमें ही अटका कर रखा हुआ है। सो दैट एबिलिटी ऑफ सीइंग बियॉन्ड, कि मतलब मेरा ये प्रोसीजरल तो होता है, करूंगा मैं, इसको कर ही लूंगा, बट आई नीड टू गेट इनटू द एंड रिजल्ट एज सून टू गेट होल्ड ऑफ द सिचुएशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Since you said that it, मतलब डेफिनेटली आई एम एसोसिएटेड विद हिम, तो कई बार मैंने उन्हें खुद फोन पे बात करते हुए देखा कि कई बार स्थिति ऐसी भी होती थी कि आप ही बात करके निपटा देती थी। आप ही, और गोंडा के लोग somehow आपका ऑरा ऐसा था कि आपकी बात सुनते भी थे, मतलब वो मानते थे, सुनते थे, उनको भी वो वार्मथ जो है वो फील होती थी। तो हाँ, एक बार तो वो मौके पे पहुंचे हुए थे, एंड ही ओवरहर्ड कि ये किससे बात कर रहा है, वो जो वहाँ बदमाश ट्रबल क्रिएटर है। सो आई थिंक वही कि ही वाज द वन हु वाज डीलिंग देयर मौके पे, और उसी व्यक्ति से मैं फोन पर बात करके उसको समझा रही थी। तो मुझे बाद में विनीत जी ने कहा भी कि मैम आपने वो सही आदमी कैसे पकड़ लिया था, उससे बात कैसे कर रहे थे आप। मुझे वही याद आ रहा था मैम, बिल्कुल। तो ये कला आप में ही नहीं, खैर, वरना कई बार ऐसा होता है कि एक वो हो रही होती है कि डीएम देखेंगे या एसपी देखेंगे। बिल्कुल। तो ये तो हम लोग एक दूसरे को, वो जो बैटन रिले रेस होती है ना, कि बैटन तो गिरना नहीं चाहिए, एक दूसरे से वो एक कम्युनिकेशन तो बना ही रहना चाहिए। तो ये रिले रेस तो तभी जीती जा सकती है जब परफेक्ट सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन हो, वो हमें मिला। आई एम सो फॉर्चुनेट। नहीं तो गोंडा, बीइंग गोंडा एकदम ट्रिकी है ये पूरा, जो जिस तरह का यहाँ पर टर्बुलेंट एनवायरनमेंट रहता है, पॉलिटिकली सेंसिटिव के साथ साथ में चैलेंजेस हैं, एस्पिरेशनल पार्ट्स भी हैं, बहुत पुअर पॉवर्टी है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत स्केल पर बहुत नीचे हैं। तो उनको उन सारे चैलेंजेस को साथ में ले करके चीज़ों को आगे अच्छी तरह से ले जा पाना कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है और टीम का एफर्ट है। बिल्कुल। गोंडा को तो आपने बहुत कुछ दिया, और गोंडा से क्या ले जा रही हैं, क्या मैं ये पूछने की गुस्ताखी कर सकती हूँ? गोंडा से क्या लेकर जा रही हूँ? बहुत कुछ तो छोड़ कर जा रही हूँ, जो आपका शुरू का प्रश्न था, और लेकर जा रही हूँ बहुत ही प्यारी प्यारी स्मृतियाँ, बहुत सारे अच्छे अनुभव। गोंडा से बहुत कुछ सीखने को भी मिला, इस तरीके के एनवायरनमेंट में जहाँ
जहाँ एक एडवर्सिटी थी, मेरी हमेशा ये खोज होती है इस यात्रा में कि हर एडवर्स सिचुएशन में कुछ ना कुछ आप होन होके पॉलिश होके निकलते हो। तो इस एडवर्सिटी में एक परिवार मिल गया आप लोगों का, इतना प्यार भरा परिवार मिल गया। तो इस पूरी यात्रा में इस इंस्टीट्यूट का भी बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो नारी ज्ञानस्थली का, यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं, यहाँ के जो फैकल्टी मेंबर, यहाँ के बच्चे, यहाँ के जो आरजे आपके साथ एसोसिएटेड है, सारे लोग, मतलब कोई भी सोशल कॉज होता था उसमें जो लोग सकारात्मक सोच के लोग होते हैं उनका जुड़ जाना एक साथ और इस यात्रा को और बृहद करना और व्यापक करना आपके लिए, तो मुझे लगता है उन सब की स्मृतियां मेरे साथ में गोंडा से जा रही हैं और मैं गोंडा को कभी नहीं भूल पाऊंगी। ये वो अविस्मरणीय क्षण है जो मैंने यहाँ पे जिए हैं और निश्चित मेरी इस यात्रा में बहुत इम्पोर्टेंट है। पाएगा जो आपने गोंडा को दिया है वो अनमोल है और गोंडा भी आपको हमेशा याद रखेगा। और एक मेरा मन है ये सवाल पूछने का, वैसे तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था एक इस पॉडकास्ट को एंड करने का, पर क्योंकि आपके लिए तो हमारे लिए आप बहुत खास हैं, पर आपके लिए गोंडा भी खास था, पर बहुत सारे जिलों में से एक जिला था। तो अब आपकी एक नई जर्नी शुरू हो रही है बिकॉज आप प्रमोट हो गई हैं, तो कभी तो रिटायरमेंट होगा, बहुत साल हैं अभी, पर जब रिटायरमेंट होगा तो क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि नेहा शर्मा मैम दी IAS ऑफिसर जब पीछे मुड़ के देखेंगे कि उन्होंने पूरी सर्विसेज में क्या किया, तो कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ सेगमेंट्स हैं जो काम उन आपके दिमाग में अभी हैं कि आपको करने हैं, मतलब हाउ डू यू वांट दिस एंटायर IAS जर्नी फॉर यू? आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि इस जर्नी में हम चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन वो जो रूट है वो जो अलग अलग फेज है हमारे, उसके पड़ाव जो हैं वो हम खुद नहीं डिसाइड कर सकते। वो डिसाइड करने के लिए हमारी जहाँ से पोस्टिंग्स होती हैं वहाँ से होते हैं, लेकिन ध्येय जो है, जो मुझे लगता है जो लक्ष्य है मेरी जर्नी का, वो ये है कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी में मैं पॉजिटिवली टच कर पाई, उनकी लाइफ को बेहतर करने में, चाहे वो रूट किसी भी माध्यम से हो। ये इस लैंडस्केप में मैं अपनी यात्रा का सुखद एंडिंग को मिनिमम वर्ड, अब बहुत कम शब्दों में आपने बता दिया कि आपका ध्येय क्या है। थैंक यू। सो ये थी हमारी नेहा शर्मा मैम। हमेशा मैं 89.6 FM को हर शो के बाद, हर पॉडकास्ट के बाद बोलती हूँ गोंडा शहर की धड़कन, पर आज इस पॉडकास्ट के बाद मन कर रहा है कि बोलूँ शी वॉज नन अदर दैन आर नेहा शर्मा मैम, गोंडा शहर की धड़कन। थैंक यू।